गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कैंसर के बारे में ही बात करेंगे और कैंसर का टॉपिक कौन सा रहेगा आज का, सेल्यूलर ग्रोथ के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और कैंसर के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कैंसर का मीनिंग। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स तो बनाई है कैंसर के इंट्रोडक्शन के, लेकिन थोड़ा बहुत और सीख लेते हैं कि कैंसर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर का पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। तो पहला, कैंसर वर्ड इज द डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो याद रखना कि जो कैंसर का जो वर्ड आया है वो किस वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड कौन सा स्टूडेंट, वो भी याद रखना, क्रेब। कौन सा आएगा, क्रेब। चलिए आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्रेब का मीनिंग क्या सर। तो देख लेते हैं। ए क्रेब मूव्स द इन ऑल डायरेक्शन। क्रेब का मीनिंग क्या रहेगा, वो ऐसी चीज है जो क्या करती है, ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। सिमिलरली यानी कि कैंसर में भी कुछ ऐसा ही होता है। कैंसर में आपने देखा होगा कि सेल्यूलर ग्रोथ या पेट सेल का ग्रोथ कैसा होता है, ऑल डायरेक्शन में होता है। तो सिमिलरली कैंसर स्प्रेड इन द ऑल डायरेक्शन एंड यूजुअली यूज्ड फॉर द मैलिग्नेंट ट्यूमर। किसके लिए होता है यूजुअली, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैंने 2 टाइप्स के ट्यूमर पढ़ाए थे, आपको याद होगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ था। तो मैलिग्नेंट का मीनिंग क्या, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर होना, मेटास्टेसिस होना, इसको क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो पता चला कैंसर वर्ड किस वर्ड से आता है, ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड भी कौन सा आएगा, क्रेब। क्रेब का मीनिंग क्या स्टूडेंट, ऑल डायरेक्शन। कैंसर भी स्प्रेड होता है कैसे, ऑल डायरेक्शन में। एंड यूजुअली किसके लिए यूज होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल्यूलर ग्रोथ की बात कर लेते हैं। सेल्यूलर ग्रोथ का मीनिंग क्या स्टूडेंट, सेल का ग्रोथ कैसे होता है वो डिस्कशन करते हैं। सेल्यूलर ग्रोथ अकर्स इनटू द 2 फेज। 2 फेज में होता है। कौन कौन से फेज, एम फेज एंड सेकंड वन इज द कौन सा आएगा, इंटरफेज। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द एम फेज, मिटोसिस। और सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो कितनी होती है, 10% इस फेज में होती है। कितनी परसेंटेज, 10%। और रिमेनिंग जो 19% रहते हैं वो कौन से फेज में होते हैं, इंटरफेस में। तो पता चला, ये दिख रहा है आपको, इमेज में देख लीजिए एक बार। ये इंटरफेस है, ये G1 है, ये कौन सा आएगा, S है, ये कौन सा आएगा, G2 है। लास्ट वन इज द मिटोसिस यानी कि M। उसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस एंड मिटोसिस की प्रोसेस होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सेल डिवीजन सीख लेते हैं एक बार। उसमें G0 का मीनिंग क्या होगा, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग का मीनिंग पता चलता है ना, रेस्ट करेगा। G1 का मीनिंग क्या होगा, गैप रहेगा। किसके बीच में, G0 और G2 के बीच में। S का मीनिंग क्या रहेगा, सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। और G2 का मीनिंग क्या होगा, गैप 2 फेज। देख लो इमेज में एक बार दिखा लेता हूँ। G1 सेकंड वन इज द S यानी कि DNA का सिंथेसिस होगा। G2 ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ द मिटोसिस एंड द लास्ट वन इज द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, पहला G1 में यानी कि सेल का ग्रोथ होगा। S में क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा। और मिटोसिस के लिए प्रिपरेशन होगा कौन से फेज में, G2 फेज में। और मिटोसिस का मीनिंग क्या रहेगा, सेल डिवीजन। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि सेल डिवीजन होने के पहले का जो फेज होता है उसमें क्या होता है, तो प्रिपरेशन होती है। और किस फेज में होती है, G2 फेज में। S का मीनिंग क्या होगा, डीएनए, जो सेल का डीएनए उसका सिंथेसिस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल सेल ग्रोस एज ए पार्ट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल सेल होते हैं वो ग्रोथ रहते हैं, क्यों, इसका डेवलपमेंट जरूरी है इसलिए। सच एज द ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में देखा होगा कि हमारे जो भी टिश्यू और सेल है उसका क्या रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहता है। इसकी वजह से वो आगे बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 ऐसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं। और रिपेयर इंजर टिश्यू, अगर हमें इंजरी हो जाती है हमारे टिश्यू की, तो वो धीरे धीरे भी नए डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता ही रहता है हमारे सेल का, वो चाहे चाइल्डहुड के दरमियान हो या फिर कोई इंजर्ड टिश्यू की वजह से हो। नेक्स्ट, कैंसर सेल कंटिन्यू टू ग्रो। याद रखना, कैंसर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। सेल का जो डिवीजन है वो कंटिन्यू होता ही रहता है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। इवन, इवन का मीनिंग क्या, अगर, व्हेन द फर्दर सेल आर नॉट नीड। अगर जरूरी नहीं है फिर भी क्या होता रहता है, का सेल का डिवीजन कंटिन्यू होता रहता है। तो याद रखना, कैंसर सेल के बारे में पता चला। जो भी कैंसर में क्या होता है, जो सेल है वो कंटिन्यू क्यों होता है, ग्रो होते जाते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कंटिन्यू बढ़ते ही जाते हैं, वो रुकने का नाम नहीं लेते। अगर जरूरत नहीं है फिर भी वो रुकते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। इन नॉर्मल सेल ग्रोथ प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इनटू द 90 टाइम्स। अभी मैंने बताया था 10
परसेंटेज के बारे में बोला, और जो 19% रिमेनिंग था वो किस फेज में रहेगा, इंटरफेज। तो सेल डिवीजन याद रखना, जो 19% है सबसे ज्यादा कौन से फेज में रहता है, इंटरफेज स्टेज में। कौन से स्टेज में रहता है, इंटरफेज स्टेज में रहता है। कैंसर, कैंसर इज द कंडीशन, कैंसर में उल्टा हो जाता है, इन द विच सेल स्पेंड ऑफ द टाइम इनटू एम फेज एंड द 10% टाइम इनटू द इंटरफेज। पता चला, नॉर्मली क्या होता है, जो एम फेज में रहता है उसमें कितना रहता है 10%, और इंटरफेस में कितना टाइम होता है 90%। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, जो भी मोस्ट ऑफली टाइम है वो कहाँ पर स्पेंड कर देता है कैंसर सेल, एम फेज में, और ओनली रिमेनिंग 10% वो कहाँ पर रहता है, इंटरफेस में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। तो पता चला सेल डिवीजन में क्या होता है, पहले सेल की ग्रोथ, उसके बाद सेल डीएनए का सिंथेसिस होता है और प्रिपरेशन करता है मिटोसिस के लिए, और लास्ट में क्या होता है, मिटोसिस हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। कार्सिनोमा का मीनिंग सिंपल ही याद रखना, जो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, ओनली एंड ओनली एपिथेलियल टिश्यू में। सार्कोमा, सार्कोमा का मीनिंग क्या है, 90% ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर देखने को मिलेगा। एंड द सार्कोमा आर द मोर डेंजरस देन द कार्सिनोमा। याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको कोई एग्जाम में पूछे कि कौन सा डेंजरस है, तो याद रखना सार्कोमा आर द मोर डेंजरस देन द कार्सिनोमा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर से बोलता हूँ, कार्सिनोमा पता चला, कार्सिनोमा किस जगह का टिश्यू का होता है कैंसर, तो याद रखना एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट कौन सा आएगा, सार्कोमा। तो सार्कोमा किसकी वजह से होता है, तो 90% ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर किसका होगा, कनेक्टिव टिश्यू का। किसका होगा स्टूडेंट, कनेक्टिव टिश्यू का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कैंसर की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कैंसर का क्लासिफिकेशन यानी कि कौन कौन से कैंसर देखने को मिल सकते हैं। और वार्निंग साइन तो आपको पता ही है, क्वेश्चन सब बच्चा बच्चा जानता है नर्सिंग का कि क्वेश्चन इज द वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैंसर का पहले क्या होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहला कौन सा आएगा, सॉलिड ट्यूमर। दूसरा क्या आएगा, एसोसिएट विद द ऑर्गन आएगा। ब्रेस्ट कैंसर आएगा, लंग कैंसर आएगा, हेमेटोलॉजिकल कैंसर आएगा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्लड सेल फॉर्म टिश्यू। उसमें कौन कौन से इंक्लूड हो गए, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड द मल्टीपल माइलोमा। आई होप पता चल गया होगा कैंसर का क्लासिफिकेशन में क्या है, सॉलिड, एसोसिएटेड विद द ऑर्गन। कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है, लंग कैंसर आएगा। हिमेटोलॉजिकल में क्या होगा, ओरिजिनेट कहाँ पर होता है, फ्रॉम द ब्लड सेल फॉर्मिंग टिश्यू यानी कि ल्यूकेमिया देख लेते हो, लिम्फोमा होता है और मल्टीपल माइलोमा भी होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको पता ही है, अगर मैं नहीं बताऊं फिर भी आपको याद ही रहेगा। तो रिप्रेजेंट एज द क्वेश्चन, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। यूज द वेरी अर्ली फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। सी का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, चेंज इन द बॉयल और द ब्लैडर फंक्शन, कॉलन कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। सॉर, ए का मीनिंग क्या है, सॉर दैट डज नॉट हील द ओरल। ओरल कैंसर में ये देखने को मिलता है, एक ऐसा सोर हो जाता है, वो क्या होता है, हील होता ही नहीं है। वो किस में देखने को मिलेगा, ओरल कैंसर में भी देखने को मिल सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का मीनिंग कंटिन्यू हम देखते हैं। उसके बाद क्या आएगा, यू, यू का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, अनयूजुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। टी, टी का मीनिंग क्या होगा, थिकनिंग और लंप देखने को मिलेगा, कहाँ पर, ब्रेस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई, आई का मीनिंग क्या रहेगा, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग। स्टमक, इसोफेगल और कैंसर में देखने को मिलेगा। इनडाइजेशन यानी कि डाइजेशन नहीं होगा, यानी कि डिफिकल्टी इन स्वेलिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट, ओ का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, ओबियस चेंजेस इन द वाट और द मॉल यानी कि स्किन कैंसर, एक मॉल टाइप्स देखने को मिलेगा, ऑब्वियस चेंजेस देखने को मिलेगा। लास्ट वन इज द एन, एन का मीनिंग क्या रहेगा, नेगिंग कफ या हॉर्सनेसनेस जैसी आवाज सुनाई देगी, लैरिंजियन कैंसर में भी हो सकता है। तो पता चला, इट इज द क्वेश्चन, याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। तो सी का मीनिंग क्या, चेंज इन द बॉयल और द ब्लैडर हैबिट। ए का मीनिंग क्या होगा, सॉर दैट डज नॉट हील द। यू का मीनिंग क्या रहेगा, अनयूजुअल ब्लीडिंग और द डिस्चार्ज। टी का मीनिंग क्या रहेगा, थिकनिंग और द लंप देखने को मिलेगा ब्रेस्ट में। आई का मीनिंग क्या रहेगा, इनडाइजेशन देखने को मिलेगा, याद डिस्पेजिया देखने को मिलेगा। ओ का मीनिंग क्या रहेगा, ऑब्वियस चेंज इन द वाट और द मोल। और एन का मीनिंग क्या रहेगा, नेगिंग कफ और द हॉर्सनेसनेस देखने को मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, डीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत करते हैं।
तो व्हाट यू मीन बाय द टीएनएम क्लासिफिकेशन, ये भी आपको इजीली रट्टा मारने की चीज है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर भी आपको आ जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते टीएनएम क्लासिफिकेशन। इट इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द एनाटॉमिकल एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर कैंसर। मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स हैव देयर ओन टीएनएम क्लासिफिकेशन। जो भी ट्यूमर होते हैं उसकी अपनी अपनी क्या होती है, टीएनएम क्लासिफिकेशन होती है। यानी कि टीएनएम क्लासिफिकेशन तो बहुत सारी है, हम पढ़ने जाए तो बहुत टाइम लगेगा। टीएनएम वाज द डेवलप एंड इज द मेंटेन। किसके द्वारा मेंटेन होता है, तो याद रखना यूनियन ऑफ द इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यूआईसीसी, यानी कि यूनियन फॉर द इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा वो मेंटेन होता है। टी का मीनिंग क्या, एन का मीनिंग क्या, वो सब देख लेते हैं। मैं एक बार हाईलाइट भी कर लेता हूँ जैसे कि आपको इजीली याद रहे कि व्हाट यू मीन बाय द टी एन एम। तो टी का मीनिंग क्या होगा, डिस्क्राइब द साइज ऑफ द ओरिजिनल टू ट्यूमर। याद रखना, डिस्क्राइब क्या करेगा, साइज डिस्क्राइब करेगा टू द ओरिजिनल ट्यूमर। नेक्स्ट, एन का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, डिस्क्राइब द नियर बाय द लिम्फ नोड दैट आर द इन्वॉल्व। यानी कि जो भी टिश्यू होते हैं उसके बाद में क्या नियर बाय क्या होती है, लिम्फ नोड होती है, वो इन्वॉल्व होती है। एम का मीनिंग क्या होगा, डिस्क्राइब द डिस्टेंस मेटास्टेसिस। क्या होगा, डिस्क्राइब क्या करेगा, डिस्टेंस मेटास्टेसिस को डिस्क्राइब करेगा। तो पता चला, टी का मीनिंग डिस्क्राइब द साइज ऑफ द ओरिजिनल टू ट्यूमर, एन का मीनिंग डिस्क्राइब द नियर बाय लिम्फ नोड दैट आर इन्वॉल्व, और एम का मीनिंग क्या रहेगा, डिस्क्राइब द डिस्टेंस मेटास्टेसिस। चलिए फिर आगे बढ़ते हो। कंटिन्यू में टीएनएम क्लासिफिकेशन है। टी का मीनिंग क्या है, साइज और डायरेक्ट एक्सटेंट ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर। अब क्या आएगा, टी का मीनिंग क्या आ जाएगा, साइज और डायरेक्ट एक्सटेंट ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर। टी जीरो का मीनिंग या फिर टी ओ बोल सकते हैं, नो एविडेंस ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर का कोई एविडेंस नहीं मिलता। टी एक्स का मीनिंग क्या रहेगा, प्राइमरी ट्यूमर अनएबल टू एसेस, एसेस कर ही नहीं सकते, अनएबल हो सकता है। टी वन एस का मीनिंग क्या रहेगा, कार्सिनोमा इन द सिटू, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, वो क्या है, प्री कैंसर है टाइप का। टी वन के बारे में क्या है, लोकलाइज्ड ट्यूमर ग्रोथ, जो ट्यूमर का ग्रोथ रहता है वो लोकलाइज रहता है। टी टू का मीनिंग क्या रहता है, लिमिटेड लोकल स्प्रेड, यानी कि लोकल स्प्रेड लिमिटेड रहता है। टी थ्री का मीनिंग क्या रहता है, एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल स्प्रेड, यानी कि लोकल एंड रीजनल स्प्रेड में जा सकता है। टी फोर का मीनिंग क्या रहेगा, डिस्टेंस मेटास्टेसिस, यानी कि आगे बढ़ता ही जाता है, आगे बढ़ता ही जाता है। तो पता चला, एक बार इमेज में देख लीजिए, ये क्या है, मसल लेयर है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या है, इनर टिश्यू लेयर है। उसमें देख रहा हूँ मैंने कार्सिनोमा इन सिटू भी ऑब्जर्व किए गए हैं। और ये क्या है, कैंसर दिख रहा है, एक सेल का देखो कितना ज्यादा ग्रोथ हो चुका है। ये जो येलो येलो जैसा दिख रहा है ना, मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या है, कैंसर का सेल का ग्रोथ हो रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है, रट्टा मारने की चीज है, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए। चलो, एन का मीनिंग क्या हो रहता है, डिग्री ऑफ द स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड। एन जीरो का मीनिंग क्या रहता है, नो रीजनल लिम्फ नोड्स मेटास्टेसिस, कोई भी लिम्फ नोड का आगे जाके मेटास्टेसिस नहीं होता। एन एक्स का मीनिंग क्या रहता है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट बट नॉट एसेस, इन्वॉल्वमेंट रहती है लेकिन एसेस हम नहीं करते, होता ही नहीं है। एन वन का मीनिंग क्या होता है, रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस प्रेजेंट, यानी कि इसमें प्रेजेंट रहती है और मेटास्टेसिस भी होने की संभावना रहती है। एन टू का मीनिंग क्या रहता है, ट्यूमर स्प्रेड रहेगा और एक्सटेंड बिटवीन कितने कितने के बीच में रहेगा, एन वन, और दूसरा कौन सा आएगा, एन थ्री। नेक्स्ट, एन थ्री इज द ट्यूमर स्प्रेड टू द मोर डिस्टेंट और द न्यूमरस रीजनल लिम्फ नोड। तो पता चला, जो भी ट्यूमर है वो स्प्रेड होता है, आगे आगे जाते ही चला जाएगा, डिस्टेंस और न्यूमरस रीजन में आगे जाता है। एम का मीनिंग क्या रहेगा, प्रेजेंस ऑफ द डिस्टेंस मेटास्टेसिस, यानी कि कितना मेटास्टेसिस हो रहा है वो। एम जीरो का मीनिंग क्या रहता है, नो डिस्टेंस मेटास्टेसिस, यानी कि डिस्टेंस मेटास्टेसिस नहीं होता। एम एक्स का मीनिंग क्या होता है, अनएबल टू एसेस, एसेस नहीं कर सकते। एम वन का मीनिंग क्या रहता है, मेटास्टेसिस टू डिस्टेंस ऑर्गन, मेटास्टेसिस क्या होता है, डिस्टेंस ऑर्गन में आगे जाके अगले ऑर्गन में भी होता है। तो पता चला, ये इजीली है, रट्टा मारने की चीज है, वो इतना ज्यादा है नहीं। हर अलग अलग टीएनएम क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, ये मैंने थोड़ा डीप में चला गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब की जो बारी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कैंसर में हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं बच्चों, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तो जो सब रट्टा मारने की चीज थी, अब देखिए कैंसर के जो स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, वो मैं पढ़ाता हूँ पूरे कैंसर के, ऐसा नहीं कि एक के लिए। टेस्ट फॉर अर्ली डिटेक्शन, पहले तो मेमोग्राफी, आपको पता है ना मेमोग्राफी कब करते हैं, इन केस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। चलिए, सेकंड वन इज द पेप्समियर, पेप्समियर किसके लिए करते हैं वो भी आपको पता होगा।
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन एंड द स्टूल एग्जामिनेशन भी करते हैं। फॉर द ऑक्यूल्ड ब्लड, ब्लड को और स्टूल को अलग करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसे उसके लिए स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। सिग्मोइडस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, टेस्टिकल स्कैल्प एग्जामिनेशन करते हैं और द स्किन इंस्पेक्शन। तो अगर कोई एग्जाम में पूछे कि कैंसर के लिए हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, अर्ली डिटेक्शन के लिए मेमोग्राफी, पैप स्मीयर, बीएसी, रेक्टल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, सिग्मोइडस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, स्किन इंस्पेक्शन, ये सब करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये सब कैंसर के डायग्नोस्टिक टेस्ट। और मेमोग्राफी क्या है, पैप स्मीयर क्या है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन अगर नहीं पता तो हम वन बाय वन उसका लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा से डीप में जाएंगे। चलिए आगे देखिए, मेमोग्राफी और पैप स्मीयर तो मैंने यहाँ पढ़ा लिया है। तो देखते हैं मेमोग्राफी क्या है और दूसरा क्या है पैप स्मीयर, वो दोनों वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। चलिए फिर मेमोग्राफी पहले तो पढ़ लेते हैं कि मेमोग्राफी क्या है और सेकंड वन इसका क्या आएगा पैप स्मीयर। पैप स्मीयर भी की बात कर लेते हैं। चलिए, मेमोग्राफी इज द रेडियोलॉजिकल सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन। क्या है, वन टाइप ऑफ द रेडियोलॉजिकल किसका एग्जामिनेशन करेगा, सॉफ्ट टिश्यू का एग्जामिनेशन करेगा। यूजिंग किसकी मदद से करेगा, यूजिंग द रेडिएशन टू विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। तो पता चला रेडिएशन की हेल्प की वजह से हम क्या कर पाते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू का विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं आगे। द वुमन शुड नॉट यूज द एनी बॉडी पाउडर। वुमन को हम बोलेंगे कोई भी टाइप्स का बॉडी पाउडर यूज नहीं करे, क्रीम यूज नहीं करे या फिर डिओड्रेंट यूज नहीं करे ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर। जब भी प्रोसीजर हो तब हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि कोई भी बॉडी पाउडर, क्रीम या फिर डिओड्रेंट अपनी बॉडी पर नहीं लगाए। तो पता चला मेमोग्राफी क्या है, इट इज द रेडियोलॉजिकल सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन है। उसमें क्या होगा, रेडिएशन के द्वारा हम क्या कर लेंगे, ब्रेस्ट टिश्यू का एग्जामिनेशन यानी कि विजुअलाइजेशन कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज द पैप स्मीयर। अब कौन सा आएगा स्टूडेंट, पैप स्मीयर। तो देखते हैं पैप स्मीयर क्या है। तो प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल फॉर द कार्सिनोमा इन द सर्विक्स। याद रखना क्या रहता है मेथड, तो प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल फॉर द कार्सिनोमा सर्विक्स यानी कि कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए प्राइमरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इट इज द डेवलप, वो किसके द्वारा डेवलप हुआ है, डॉक्टर जियोर्ज निकोलस पेपिनो कोलाउ। नाम थोड़ा अटपटा है तो याद रखना, किसके द्वारा डेवलप हुआ है, डॉक्टर जियोर्ज निकोलस पेपे निकोलाउ। नेक्स्ट, बिफोर द पेप स्मीयर टेस्ट अवॉइड द यूजिंग एनी वजाइनल मेडिसिन। याद रखना जब भी हम पेप स्मीयर करने को बैठे तो इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, कोई भी जाके अवॉइड करेंगे यूजिंग द वजाइनल मेडिसिन। तो एक बार इमेज में देख लेते हैं पेप स्मीयर क्या है। सेल आर द स्केप्ड फ्रॉम द सर्विक्स, सर्विक्स के हम क्या लेते हैं, सेल लेते हैं एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप टू चेक फॉर द डिसीज और द अदर प्रॉब्लम। और एग्जामिनेशन करेंगे कोई डिजीज तो नहीं है या फिर अदर प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, सर्विक्स व्यू थ्रू द स्पेक्चुलम विद द पेशेंट इन द कौन से पोजीशन में रखेंगे पेशेंट को, लिथोटोमी पोजीशन में। आगे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये आपको पता चला मेमोग्राफी क्या है। और द सेकंड वन इज द कौन सा आएगा स्टूडेंट, पैप स्मीयर। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पढ़ाया थोड़ा डिटेल में। मेमोग्राफी पता चला, रेडियोलॉजिकल क्या है, सॉफ्ट टिश्यू का क्या रहेगा, एग्जामिनेशन रहेगा। क्या देखेंगे हम, ब्रेस्ट टिश्यू देखेंगे। वुमन को बोलेंगे कोई बॉडी पाउडर, क्रीम या डिओड्रेंट यूज नहीं करे। पैप स्मीयर क्या है, इट इज द प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल फॉर द किसके लिए होगा, कार्सिनोमा इन द सर्विक्स के लिए होगा। डेवलप किसने किया, डॉक्टर जियोर्ज निकोलस पेपेनिकोलाउ ने किया। बिफोर द पैप स्मीयर टेस्ट क्या करेंगे, अवॉइड यूजिंग द एनी वजाइनल मेडिसिन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि बीएससी, कौन सा रहेगा, बीएससी। तो पहला तो पॉइंट क्या है वो याद रखिए, अवॉइड द डाउचिंग। डाउचिंग का मीनिंग क्या है, क्लीनिंग आउट द इनसाइड द वजाइना, क्लीनिंग आउटसाइड द वजाइना यानी कि अवॉइड करेंगे डाउचिंग को। अवॉइड द हैविंग द इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के लिए हम मना करेंगे। नेक्स्ट, डू नॉट यूज द टेम्पॉन्स। टेम्पॉन्स का मीनिंग क्या, वन टाइप ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल फॉर एटलीस्ट द 24 आवर बिफोर द पैप टेस्ट। याद रखना बिफोर द पैप टेस्ट हम क्या करेंगे, वो यूज नहीं करें। नेक्स्ट, avoid the using the spermicide forms, jellies, creams for at least 2 days before the pap test। तो पता चला avoid करेंगे using the spermicide form, jellies और the cream for the at least the 2 days before the pap test। तो पता चला ये सॉरी पैप टेस्ट के कंटिन्यू में ही है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अब आएगा। उसके पहले का जो कंटिन्यू में मैंने बताया वो किसके लिए था,
पेप्समियर के लिए। तो पेप्समियर में हम क्या याद रखेंगे, अवॉइड द डाउचिंग यानी कि क्लीनिंग आउट द इनसाइड द वजाइना, अवॉइड द हैविंग द इंटरकोर्स, डू नॉट यूज द टैम्पॉन्स यानी कि सॉफ्ट मटेरियल यूज नहीं करेंगे फॉर एटलीस्ट 24 आवर बिफोर द पेप टेस्ट, एंड अवॉइड द यूजिंग द स्पर्मेसाइड फॉर्म जेलीज और द क्रीम्स फॉर एटलीस्ट द 2 days बिफोर द पेप टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिस्टल एग्जामिनेशन पढ़ा रहा हूँ। पहला का जो था वो कंटिन्यू में क्या था, जो भी था वो पेप्समियर के बारे में। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम कब करेंगे, आफ्टर द 20 years। क्लिनिकल एग्जामिनेशन कितनी रखेंगे, फ्रीक्वेंटली क्या रखेंगे, 1 year। सेल्फ एग्जामिनेशन कब करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ एग्जामिनेशन डन एवरी मंथ, यूजुअली सेम आफ्टर द 7 to 10 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है, एम्स नोटसन में भी ये क्वेश्चन आ गया। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे कब, तो कब करेंगे स्टूडेंट, एवरी मंथ करेंगे। यूजुअली कब करेंगे, 7 to 10 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके कितने दिन में करेंगे, 7 to 10 days में। सेकंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेस्ट कैंसर कहाँ पर होता है, तो याद रखना स्टूडेंट, लैक्टिफरस डक्ट, इट इज द कॉमनली इन्वॉल्व इन द ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ यानी कि आपको याद रहे। तो ब्रेस्ट कैंसर कहाँ देखने को मिलेगा, लैक्टिफरस डक्ट में देखने को मिलेगा, इनटू द ब्रेस्ट कैंसर। तो पता चला। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, वो क्या था, फीमेल में। फीमेल में क्या करेंगे, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अब किस में आएगा, मेल में। तो मेल में क्या करेंगे, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। तो वो कब करेंगे, वो 1 by 1 हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले संडेस देख लेते हैं। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कब करेंगे, एट द एज ऑफ 15 ईयर। कब करेंगे, एवरी मंथ यूजुअली आफ्टर द सोल। ये चीज याद रखना, एवरी मंथ करेंगे, लेकिन कब करेंगे, यूजुअली आफ्टर द सोर यानी कि बाथिंग लेने के बाद करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन एवरी 3 year। जो ब्रेस्ट कैंसर में था एवरी क्या था, पता है ना, एवरी 1 year में था जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन था वो। उसके बाद उसमें क्या था, 7 to 10 days आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल करने को बोल रहा था। नेक्स्ट डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यानी कि क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ द फिंगर इनटू द रेक्टम टू एग्जामिन द एनी ग्रोथ। कोई भी ग्रोथ देखने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे फिंगर इनटू द कहाँ पर, रेक्टम में, टू एग्जामिन द फॉर द एनी टाइप ऑफ द ग्रोथ। नेक्स्ट यूज फॉर द रेक्टल एंड द प्रोस्टेट कैंसर। यूज किसके लिए करेंगे, रेक्टल या फिर प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम करेंगे। तो पता चला टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कब करेंगे, एट द एज ऑफ द 15 year, एवरी मंथ यूजुअली आफ्टर द सर्वर। क्लिनिकल एग्जामिनेशन एवरी 3 year करेंगे। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किसके लिए करेंगे, रेक्टल या फिर प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर कौन कौन सी है वो भी डिस्कशन करते हैं। तो रेडियोग्राफिकल प्रोसीजर क्या है, तो पहले तो क्या आएगी, एक्सरे स्टडी। तो एक्सरे स्टडी में क्या हम डिस्कशन करेंगे, इट इज द वेरी यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव ट्यूमर ऑफ द जीआईटी, रेस्पिरेटरी एंड द रीनल ट्रैक्ट्स। यानी कि एक्सरे में तो सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव ट्यूमर देखने को मिलता है जीआईटी में, रेस्पिरेटरी या रीनल में, तो वो देखने के लिए हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज द ऑल्सो यूजफुल इन द बॉन मेलिगेंसी, यानी कि बॉन के कोई मेलिगेंसी है वो देखने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी। सिटी स्कैन इट इज द help to the differentiate malignant and the non-malignant masses and the accurately identify their size and the location। तो सिंपली बात है, अगर हमें ट्यूमर का साइज इन लोकेशन के बारे में डिस्कशन करना है तो क्या है करेंगे, सिटी स्कैन के द्वारा हमें पता चलता है। और दूसरा क्या पता चलता है, मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट मैसेज है कि नहीं, वो भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द if the IV contrast dye is the used, always check for the an allergy to the drug। अगर हम IV में contrast dye यूज करते हैं तो फिर पहले क्या यूज करेंगे, ऑलवेज चेक फॉर द एलर्जी। एलर्जी के लिए है कि नहीं, पेशेंट किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है ना पेशेंट को, वो हम सब भी चेक करेंगे। नेक्स्ट जो भी डाई है वो क्या करेंगे, मे कॉज द नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लशिंग, इचिंग एंड द बाइटर टेस्ट। तो डाई यूज करने के लिए क्या क्या, अगर हम डाई यूज करते हैं तो कौन कौन से साइड इफेक्ट होती है, तो याद रखना, नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लशिंग, इचिंग एंड द लास्ट वन इज द बाइटर टेस्ट। ये सारी क्या देखने को मिलेंगे, साइड इफेक्ट। नेक्स्ट
अब जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो क्या है, रट्टा मारने के लिए, यानी कि ट्यूमर मार्कर क्या है। ट्यूमर मार्कर आपको पता नहीं है तो मेरे पुराने जो 2 लेक्चर मैंने पढ़ाए उसमें से एक लेक्चर में मैंने इसका पूरे डिटेल में हमने चर्चा की है कि ट्यूमर मार्कर है क्या। तो पहला क्या है, HCG। तो वो क्या डिटेक्ट करेगा, ओरिन एंड द टेस्टिकुलर कार्सिनोमा के लिए डिटेक्ट होगा ट्यूमर मार्कर कितना हुआ है। कार्सिनोमा एम्ब्रियोनेटिक एंटीजन एंड द CA99 कोलोरेक्टल कैंसर। ये जो CA मैंने लिखा हुआ ना, इट्स अ वन टाइप ऑफ द ब्लड में प्रोटीन देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई होता है कि कैंसर का डीप लेवल क्या है और कैंसर क्या होने की संभावना रहती है। AFP क्या है, लीवर कैंसर के लिए। CA125 क्या है, ओरिन कैंसर के लिए। चलिए आगे, ये आपको रट्टा मारने की चीजें और कुछ नहीं है। कैल्सिटोनिन क्या है, मेडुलर थायराइड के लिए। एस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर के लिए। कार्सिनोमा CA199 पैंक्रियाटिक कैंसर। CA153 ब्रेस्ट कैंसर। बीटा 2 मैक्रोग्लोबुलिन किसके लिए, मल्टीपल माइलोमा के लिए। CD19 यानी कि CD19 का मीनिंग क्या, सेल सरफेस के ऊपर जो भी रहता है प्रोटीन टाइप स्ट्रक्चर उसे क्या बोलते हैं, CD, यानी कि CD19, CD20, CD25 वो सब। बी सेल लिम्फोमास एंड द ल्यूकोमा। CD20 नॉन हॉकिंग लिम्फोमा। CD25 नॉन हॉकिंग टी सेल लिम्फोमा एंड द CD30 क्लासिकल हॉटस्किन लिम्फोमा। CD30 एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। तो ये सब ट्यूमर मार्कर आपको याद ही रखने के लिए है, टाइम मारने का है, और कुछ इसमें समझने की कुछ बात है नहीं। तो ट्यूमर मार्कर पता चला। ब्रेस्ट कैंसर के लिए डिटेक्ट करने के लिए कौन सा आएगा ट्यूमर मार्कर, CA125। स्टमक कैंसर के लिए भी CEA, कोलन के लिए भी ये CEA। पैंक्रियाटिक कैंसर है, ओवरिन कैंसर है, टेस्टिकुलर कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA एंटीजन है। लीवर कैंसर के लिए AFP आएगा। लंग कैंसर के लिए CA125। तो ये सारी चीजें आपको रट्टा ही मारने के लिए और कुछ समझने की बात नहीं है। नेक्स्ट कंटिन्यू में वही है, क्रोमोग्रेनिन और न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स कौन कौन से रहेंगे, क्रोमोसोम 70-15 डिप्लेशन क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। चलिए, इट्स द लास्ट पॉइंट, डायग्नोस्टिक कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट बोले कैंसर का, तो वो क्या आएगा स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा आएगा, बायोप्सी। अगर एग्जाम में पूछे व्हाट इज द कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, कैंसर का अगर कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बोले तो वो कौन सा आएगा स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, बायोप्सी। क्या आएगा, बायोप्सी। इट इज द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर। उससे हमें इजिली पता रहता है कि हमें कैंसर हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो बायोप्सी के बारे में बात कर लेते हैं। बायोप्सी इन्वॉल्व द सर्जिकल इंसिजन ऑफ द स्मॉल पीसेस ऑफ द टिश्यू फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। और क्या करेंगे, सर्जिकल इंसिजन करेंगे ऑफ द स्मॉल पीसेस ऑफ द टिश्यू। टिश्यू का क्या करेंगे, सर्जिकल इंसिजन करेंगे, और उसको क्या कहाँ देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जाम में देखेंगे। ये देखो इमेज में मैंने दिखाया है बायोप्सी का। बायोप्सी एक नीडल दिख रही है आपको, वो क्या करेंगे, स्किन में हम पंचर करेंगे, और जो ट्यूमर की साइज है उसको हम, ये दिख रहा है ये ट्यूमर है, और ट्यूमर को हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे अंडर द ट्यूमर के जो भी टिश्यू है वो। नेक्स्ट, प्रोड्यूस द हिस्टोलॉजिकल प्रूफ ऑफ द मैलिगेंसी। उससे क्या पता चलता है, मैलिगेंसी पता चलती है। अब टाइप्स देख लेते हैं बायोप्सी की क्या क्या है। तो पहला क्या आएगा, इंसिजनल बायोप्सी, ऑल्सो नोन एज द सब टोटल बायोप्सी। उसका दूसरा नाम क्या रहेगा, सब टोटल। इफ द ट्यूमर इज द लार्ज, अगर ट्यूमर लार्ज है, एंड ओनली अ पार्ट ऑफ द ट्यूमर इज द रिमूवल फॉर द एग्जामिनेशन। अगर ट्यूमर लार्ज है तो क्या करेंगे, ओनली ए पार्ट ऑफ द ट्यूमर, जो ट्यूमर का कोई टाइप पार्ट है वही क्या क्या करेंगे, रिमूव करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन के लिए। तो उसे क्या बोलते हैं, सब टोटल बायोप्सी, यानी कि इंसिजनल बायोप्सी भी बोला जाता है। सेकंड कौन सा आएगा, एक्सिजनल बायोप्सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सिजनल बायोप्सी, आल्सो नोन एज द टोटल बायोप्सी। टोटल बायोप्सी में क्या रहता है, सस्पिशियस ट्यूमर, अगर कोई आपको ट्यूमर आपको दिख रहा है कि ये ट्यूमर हो सकता है, तो उसका क्या करेंगे, ओनली स्मॉल एंटायर ट्यूमर इज द रिमूव करेंगे फॉर द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। जिसमें आपको लग रहा है कि ये सस्पाइस ट्यूमर है तो उसे हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और उसको क्या करेंगे, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते, FNAC। FNAC नाम पता ही होगा आपको, व्हाट यू मीन बाय द FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन सिस्टोलॉजी। क्या रहेगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो इट, उसका मीनिंग क्या, एस्पिरेशन ऑफ द सेल बाय द फाइन नीडल। मैं दिखाया था ना आपने पिछली इमेज में, वैसे ही करते हैं। देखिए इस इमेज में भी मैंने दिखाया हुआ है, एक बार पढ़ लेते। तो FNAC टेस्ट में क्या रहता है, दिख रहा है ना आपको, किस तरह से कर रहे हैं ये सब। चलिए देख लेते हैं। एस्पिरेशन ऑफ द
सेल बाय द फाइन नीडल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एस्पिरेशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज द बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन कब करेंगे स्टूडेंट, पर्टिकुलर इफ द हेमेटोलिम्फल मैलिगनेंसी सस्पेक्टेड। अगर हेमेटोलिम्फल मैलिगनेंसी सस्पेक्टेड है तभी हम क्या करेंगे, बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे। चलिए फिर आगे, तो पता चला कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा स्टूडेंट, बायोप्सी। पता चला वो बायोप्सी टू टाइप्स की होती है, मैंने दोनों टाइप्स बता दिए, सब टोटल और टोटल। सब टोटल में क्या करेंगे, एंटायर जो ट्यूमर है उसको निकाल देंगे, और जिस एक्सिशनल यानी कि टोटल में क्या करेंगे, जो भी सस्पेक्ट ट्यूमर है उसको ही हम रिमूव कर देंगे। एफएनएससी में क्या करेंगे, एस्पिरेशन करेंगे, किसका, सेल का, किसके हेल्प से, फाइन नीडल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में पूछता ही रहता है, और आपको पता ही होगा कि मैनेजमेंट क्या करे कैंसर का स्टूडेंट, तो हमेशा याद रखना मैनेजमेंट हम फॉर थेरापी से करते हैं। कितने थेरापी स्टूडेंट, फॉर थेरापी, और फॉर थेरापी आपको पता होनी चाहिए कैंसर की, अगर नहीं पता तो कैंसर आपको इजीली आइडिया याद ही नहीं रहेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, सेकंड रेडिएशन थेरापी, थर्ड वन इज द कीमोथेरापी, एंड द फोर्थ वन इज द बायोथेरापी, जो कम यूज करते हैं मेनली, और यूज मेनली होती तो है, और इम्यूनिथेरापी। तो पता चला सर्जिकल मैनेजमेंट, रेडिएशन थेरापी, कीमोथेरापी, एंड द लास्ट वन इज द कौन सा आएगा स्टूडेंट, बायोथेरापी। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर में कंटिन्यू में सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं पहले कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक सर्जरी, साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन, एफएनएसी, बायोप्सी, एंड द प्रोफिलाइटिक सर्जरी। प्रोफिलाइटिक सर्जरी का मीनिंग क्या है, इट इज द परफॉर्म इन द क्लाइंट विद एन एग्जिस्टेंट प्री मैलिग्नेंट कंडीशन और द नॉन एज द फैमिली हिस्ट्री और द जेनेटिक म्यूटेशन। उसमें क्या बात कर रहे हैं, फिर से मैं पढ़ा देता हूँ। प्रोफाइलेटिक सर्जरी का मीनिंग क्या है, वो ऐसे क्लाइंट में हम परफॉर्म करते हैं जिसमें एग्जिस्टिंग प्री मैलिग्नेंट कंडीशन और द फैमिली हिस्ट्री, जिसकी अगर कोई फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है या फिर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन आपको देखने को मिल गई है और फिर जेनेटिक म्यूटेशन है, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, प्रोफाइलेटिक सर्जरी करेंगे। दैट स्ट्रांगली, उससे क्या पता चला है, प्रेडिस्पोजिंग यानी कि फैक्टर इंपोर्टेंट करता है पर्सन के लिए तो डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर, उसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट होने की संभावना कैंसर की ज्यादा होती है। तो पता चला प्रोफाइलेटिक सर्जरी हम कब करेंगे, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन या फिर फैमिली हिस्ट्री है तब करेंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात ही कर रहे हैं। एन अटेम्प्ट इज द मेड टू रिमूव द टिश्यू और द ऑर्गन एट द रिस्क एंड दस प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। उसमें क्या करेंगे, रिमूव करेंगे टिश्यू के या फिर ऑर्गन को रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ओके जिसकी वजह से क्या होगा, अटेम्प्ट इज द मेड टू रिमूव द टिश्यू ऑर्गन एट द रिस्क एंड दस द प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। नेक्स्ट क्यूरेटिव सर्जरी। अब कौन सी सर्जरी आएगी स्टूडेंट, क्यूरेटिव सर्जरी क्या है वो देख लेते हैं। ऑल ग्रोस एंड द माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर इज द रिमूव, या फिर क्या करेंगे, जो भी ट्यूमर आपको दिख रहे हैं उसको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे या फिर उसको क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। उससे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्यूरेटिव सर्जरी। नेक्स्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं, कंट्रोल सर्जरी। अब कौन सी सर्जरी आएगी, कंट्रोल सर्जरी, ऑल्सो नोन एज द साइटोरिडक्टिव और द डी बल्किंग सर्जरी। दूसरा नाम याद रखना, कौन सी आएगी, डी बल्किंग सर्जरी। उसमें क्या करेंगे वो देख लेते हैं। कंट्रोल सर्जरी इज द डी बल्किंग प्रोसीजर दैट कंसिस्ट ऑफ द रिमूविंग ऑफ द लार्ज पोर्शन ऑफ ए लोकली इन्वेसिव ट्यूमर सच एज द एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर। क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। कंट्रोल सर्जरी में क्या करेंगे, डीप बल्किंग प्रोसीजर करेंगे। उसमें क्या करेंगे, रिमूविंग ऑफ द लार्ज पोर्शन ऑफ द लोकली इन्वेसिव ट्यूमर, जो भी लार्ज पोर्शन का जो ट्यूमर रहता है उसको क्या कर देंगे, हम रिमूवल कर देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर कंटिन्यू में। सर्जरी से क्या फायदा होगा, डिक्रीज द नंबर ऑफ द कैंसर सेल, देयरफॉर उससे क्या फायदा होगा, इट मे बी इंक्रीज द चांसेस दैट द अदर थेरापी विल बी सक्सेस। पता चला, सर्जरी क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी, क्या कर देगी, नंबर ऑफ द कैंसर सेल, देयरफॉर इट मे बी इंक्रीज द चांसेस दैट द अदर थेरापी विल बी सक्सेसफुल, दूसरी जो भी थेरापी सक्सेसफुल हो जाए। नेक्स्ट वन इज द
पैलिएटिव सर्जरी आपको पता ही होगा, इट इज द परफॉर्म टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ड्यूरिंग द सर्वाइवल टाइम। अगर आपको पता ही है कैंसर के लिए की वजह से डेथ होने वाली है, तो हम लास्ट वन इज द पैलिएटिव सर्जरी परफॉर्म करेंगे। उससे क्या फायदा होगा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ड्यूरिंग द सर्वाइवल टाइम। जो भी हम लाइफ बची उससे क्या होगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। पैलिएटिव सर्जरी परफॉर्म क्या करेंगे, to reduce the pain, relieve the airway obstruction, relieve the obstruction into the GI or the urinary tract, relieve the pressure on the brain or the spinal cord, prevent the hemorrhage, remove the infected or the ulcerated tumors or the drain abscesses। तो ये सब क्या है, पैलिएटिव सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट में देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर, लास्ट ही टॉपिक है आज का। तो चलिए मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर पढ़ लेते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव और द रिहेबिलिटी सर्जरी, कौन सी सर्जरी आएगी, रिकंस्ट्रक्टिव और क्या आएगी, रिहेबिलिटी सर्जरी। इट इज परफॉर्म टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ बाय द रिस्टोरिंग द मैक्सिमल फंक्शन एंड द अपीयरेंस सच एज द ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द मास्टेक्टोमी। तो इसमें क्या होता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ करने के लिए हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे मैक्सिमल फंक्शन एंड द अपीयरेंस सच एज द, कैसी आएगी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करेंगे आफ्टर द मास्टेक्टोमी। एडवर्स इफेक्ट क्या आएगी, लॉस और द लॉस फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, रिड्यूस द फंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑर्गन लॉस, स्कैरिंग या फिर डिसफिगरमेंट देखने को मिलता है, ग्रेविंग यानी कि शेड हो जाता है पेशेंट अबाउट द अल्टरेड बॉडी इमेज और द इम्पोज द चेंज इन द लाइफस्टाइल, पेन होता है, इन्फेक्शन होता है, ब्लीडिंग एंड द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो पता चला मैनेजमेंट ऑफ कैंसर में लास्ट में कौन सी सर्जरी आएगी, रिकंस्ट्रक्टिव और रिहेबिलिटिव, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगी। इफेक्ट क्या आएगी, लॉस होगा फंक्शन या फिर लॉस हो जाएगा बॉडी पार्ट या फिर फंक्शन, रिड्यूस द फंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑर्गन लॉस, स्कैरिंग देखने को मिलेगी, ग्रेविंग यानी कि शेड हो जाएगा पेशेंट, पेन, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग एंड द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो आई होप स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपको सब पता चला होगा। अगर नहीं पता चला तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, और मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर के।